हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि लैन कुरैन ने प्रेसिडेंट लैन से कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो भूल जाना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब आगे। प्रेसिडेंट लैन उस बड़े से कॉन्फ्रेंस ऑफिस में बैठे हैं जो कि पूरा ऑफिस खाली है। उस ऑफिस में बस नीमिंजे के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट लैन वांगजी बैठे हैं। नीमिंजे प्रोजेक्टर पर कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं और प्रेसिडेंट लैन को अपने बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। नीमिंजे ने प्रेसिडेंट को एक पिक्चर दिखाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, ये है लुइस सिटी। यहाँ शहर के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं, यहीं सबसे ज़्यादा हानि पहुंची है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने नीमिंजे को नोट किया। नीमिंजे ने दूसरी पिक्चर को दिखाते हुए कहा, सर, ये है मिस्टर वेन और मिसेस वेन। ये उनका अल्फा बेटा वेनिन और उनकी ओमेगा बेटी वेंटिन। ये मिस्टर वे चांसे के बेटे के फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा है। ये शायद उनके बेस्ट फ्रेंड में से आते हैं, हमें तक तो यही जानकारी मिली है। नीमिंजे ने दूसरी तस्वीर को पलटते हुए कहा, यह है मिस्टर नीये। ये कहकर वो रुक गए। उनके सामने उनके ही डैड की तस्वीर थी। उनके आंखों में एक आंसू की परत जम गई। उनके हाथ थरथराने लगे। फिर भी उन्होंने कहा, अपने आंसुओं को रोकते हुए, उन्होंने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया था। उन्हें संभलना होगा, वो ऐसे कमजोर नहीं हो सकते। उन्हें बाकियों को भी बचाना है उन्हें बाकियों को भी। अगर वो ऐसे कमजोर पड़ गए अपनी फैमिली को अपने सामने देखकर, तो वो बाकियों को कैसे बचाएंगे वो बाकियों को। इसीलिए उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, प्रेसिडेंट, ये है मिस्टर नीये और ये है उनकी वाइफ मिसेस नीये। ये भी लुइस सिटी में रहते हैं जहां अटैक हुआ है। अभी तक हमारे सर्च टीम को मिस्टर नीये और मिसेस नीये नहीं मिले हैं। ये कहते हुए उनकी आवाज भारी हो गई थी। नीमिंजे को आज डर लग रहा था कहीं सर्च टीम के लिस्ट में उनके भाई और उनके मॉम डैड का नाम ना हो। काश नाम ना हो। उन्हें बहुत डर लग रहा था। अगर हुआ तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी, उनकी पूरी फैमिली ही चली जाएगी। उन्हें वो बात याद आ गई जब लास्ट बार उन्होंने अपने भाई से उस फोन में बात किया था। उनका भाई कितना डरा हुआ था, उनका लिटिल ब्रदर कितना डरा हुआ था। और वो गोली की आवाज, उस गन शूट की आवाज उनके कानों में आज भी गूंज रही है। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत को जुटाया और खुद से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बस ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके मॉम या डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट को वो प्रोजेक्टर दिखाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, ये है मिस्टर नीये और मिसेस नीये का बड़ा बेटा नीमिंजे, जो कि प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है। उन्होंने दूसरे पिक्चर को दिखाते हुए कहा, ये है मिस्टर नीये और मिसेस नीये का दूसरा बेटा, जो कि अजेलिया में रहता है, कैरोल्स हाई स्कूल में स्टडी कर रहा है 12th क्लास में। ये विवुशियन का फ्रेंड है। नीमिंजे ने दूसरे पिक्चर को दिखाने के लिए अपने फोन को लिया और वो फोन को पलटने लगे, लेकिन उनसे गलती से एक वीडियो ओपन हो गया, क्योंकि वो किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट से सेल पिक्चर्स को दिखा रहे थे। अभी तो उनके पास सही था,
तो उन्हें यही सही लगा था। जिस सोशल मीडिया अकाउंट से दिखा रहे थे वो सोशल मीडिया अकाउंट निहो सांग का था। इसीलिए उनसे गलती से वो वीडियो ओपन हो गया। पिक्चर दिखाते दिखाते उस वीडियो में से एक आवाज़ आई, एक हंसने की आवाज़, जो पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज गई। प्रेसिडेंट का ध्यान वहां गया। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी जिलिंग, उसकी भी आंखें उस तरफ गईं। उन सभी को एक आवाज़ सुनाई दी, एक हंसने की आवाज़। न्योसंग, न्योसंग रुको, न्योसंग रुको, बेंचिंग बेंचिंग, केक लाओ केक लाओ, आज तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। रुको 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 रुको, बेंचिंग बेंचिंग, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। न्योसंग के पीछे विंग अपने हाथों में केक लेके दौड़ रहा था और न्योसंग बेचारा भाग रहा था। न्योसंग ने कहा, विंग विंग मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे केक नहीं लगाना, मुझे केक नहीं लगाना। विंग ने कहा, आज हम छोड़ेंगे नहीं। न्योसन ने भागते हुए कहा, पेनिन पेनिन कैमरा बंद करो, पेनिन कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड करना बंद करो। प्रेसिडेंट लैन को बस उस पर्सन की हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रेसिडेंट लैन ने सभी के फेस को देखा था, पर उस पर्सन के फेस को नहीं देखा था जो हंस रहा था। उसकी मेलोडियस वॉइस जैसे प्रेसिडेंट लैन के कानों में किसी म्यूजिक की तरह काम कर रही थी। जैसे प्रेसिडेंट लैन उस हंसी में खो गए थे। उस पर्सन की इतनी स्वीट वॉइस थी कि बस उस आवाज को उस समय वो सुनना चाहते थे, क्योंकि वो आवाज बहुत स्वीट थी। एक पल के लिए तो प्रेसिडेंट लैन उसमें खो गए थे। उस पर्सन की इतनी स्वीट वॉइस थी कि प्रेसिडेंट लैन का पूरा स्ट्रेस, पूरा गुस्सा, पूरी नर्वसनेस, जितने इमोशंस नेगेटिव थे उनके दिल में, एक पल के लिए वो सब गायब हो गए थे, वैनिश हो गए थे उनके दिमाग से, दिल से। बस वो उस पर्सन के उस मेलोडियस वॉइस को सुन रहे थे जिसने पीछे पलटते हुए कहा, मैंने तुम रिकॉर्डिंग बंद करना, रिकॉर्ड करो, हम इसको चिढ़ाएंगे, हम इसको टीज करेंगे, क्लास में सबको बता देंगे, हम सबको दिखाएंगे न्यूज़ इनका बर्थडे का है, मजा आएगा ये। न्यूज़ रुको, वो पर्सन दोबारा पलट गया, पर अचानक से वो वीडियो चेंज हो गई और उसी पर्सन की तस्वीर मिस्टर लैन वांग जी के सामने थी। मिस्टर लैन वांग जी ने उस पर्सन के फेस को देखा। जब उन्होंने उस पर्सन के फेस को देखा तो उनका दिल जैसे स्टॉप हो गया था, उनकी हार्ट बीट जैसे स्टॉप हो गई थी। पता नहीं क्यों, वो खुद ही समझ नहीं पाए। और जब उस वीडियो में मिस्टर लैन वांग जी ने, मिस्टर प्रेसिडेंट ने उस लड़के को पलटते हुए देखा था और कहते हुए देखा था, हंसते हुए देखा था, तो मिस्टर लैन वांग जी की हार्ट बीट जैसे तेज हो गई थी। वो खूबसूरत सा चेहरा जैसे उनके आंखों के सामने से जा नहीं रहा था, पर अचानक से वो खूबसूरत सा चेहरा चेंज हो गया और उसी पर्सन की एक तस्वीर उनके अब सामने थी। निये मिंजी ने कहा, सॉरी प्रेसिडेंट लैन, मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट लैन ने अनकॉन्शियसली अपने सिर को नोट किया। निये मिंजी ने कहा, प्रेसिडेंट, ये है मिस्टर वी बुशान, वी चांसलर कांसन सैरन के एकलौता हायर। निये मिंजे ने कहा, मिस्टर लैन कुरैन ने इन्हीं को बचाने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि आप इन्हें सेव करें। वांग जी ने उस साइड देखा और वो देखता ही रह गया। वांग जी के फेस से तो नहीं लग रहा था कि उसके दिल में कितने सवाल उठ रहे हैं, पर उसके दिल में कई सारे सवाल उठ रहे थे इस पर्सन को लेकर कि क्यों इस पर्सन के लिए अंकल ने
उससे ऐसा कहा। नहीं, उसे विंग के लिए कोई गुस्सा नहीं था, पर वो जानना चाहता था कि ये पर्सन है कौन और लैन कुरैन का वो लगता क्या है। लिए मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट आप रेस्ट कर लीजिए, आप पिछले 2 दिन से रेस्ट नहीं किए हैं, प्लीज आप रेस्ट कर लीजिए, हम मिस्टर वे विशियन को ढूंढेंगे और उनकी फैमिली को भी। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, क्या तुम सबको वो सब मिले? लिए मिंजे ने कहा, नहीं, हमें अभी वो लोग नहीं मिले हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमारी सर्च टीम सभी को ढूंढ रही है। प्रेसिडेंट आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए, हम इन लोग को ढूंढ लेंगे जैसा कि आपके अंकल ने कहा। प्रेसिडेंट लैन ने घूर के मिये मिंजे को देखा। अब अज़ेलिया। 4 दिन के बाद विंग, न्योसन, बेंचिंग, वेनिम, जियांग, मैम्या उसी स्टालिन स्कूल के एक क्लासरूम में हैं और वो सब बहुत डरे हुए हैं। वो सब काफी कमजोर दिख रहे हैं। शायद उनका खाना जो उन्होंने लिया था सर्वाइवल के लिए वो खत्म हो गया है, पर उनका डर उनके सिर पे चढ़ के बोल रहा है। वो सब बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, उनके पैर कांप रहे हैं। विंग एक कोने में सुकड़ कर बैठा हुआ है। लगातार लगातार उसके कानों में वही सब गूंज रहे हैं। वीभूषण को पकड़ो, वीभूषण को पकड़ो, लेके चलो उसे यहाँ से। शॉली ने जो कहा था, तुम्हारी वजह से मेरी डैड की जान गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग, विंग यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ बेबी, यहाँ से जाओ। यही सब उसके कानों में गूंज रहा है और उसने अपने कानों को बंद कर लिया है। वो अपने कानों को बंद कर कर नहीं नहीं, मॉम प्लीज मेरे पास आ जाओ, वो प्लीज मेरे पास आ जाओ, डैड डैड, वो ये सब कहे जा रहा है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आखिर वो सब तो एक बच्चे हैं ना, और इतने दिनों से, 4 दिनों से अकेले रहने के बाद, बारिश में भीगने के बाद सभी की हालत ठीक नहीं है, किसी की हालत ठीक नहीं है। म्या म्या ने कहा कि क्या हमें कोई बचाने आएगा? क्या हमें कोई बचाने आएगा या हम यहीं मर जाएंगे? नेहू सेन ने कहा, मैम्या ऐसा बोलना बंद करो, तुम सभी को डरा रही हो। मैम्या ने कहा, मैं बाहर जाके देखूं क्या? नेहू सेन ने कहा, नहीं, बाहर मत जाना। वो सभी डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे और सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रहे थे, और उस दरवाजे के बगल में एक खिड़की थी जहां से उस कॉरिडोर से देखा जा सकता था कि कोई आ रहा है या नहीं। मैम्या ने कहा, मैं खिड़की से देखती हूँ, क्या शायद हमें कोई दिख जाए। ये कहकर मैम्या ने खिड़की खोली और उसने देखा बाहर की तरफ कुछ सोल्जर्स थे। हाँ, कुछ सोल्जर थे जो दबे पैर इस स्कूल के अंदर घुस रहे थे। मैम्या ने उन्हें देख लिया। उसने कहा, हाँ! शायद ये मैम्या को नहीं कहना चाहिए था। मैम्या की हल्की सी चिल्लाने की आवाज भी उस जगह गूंज गई। हाँ, उस जगह गूंज गई आवाज। उन सोल्जर्स में से एक पर्सन ने मैम्या को देख लिया था। मैम्या ने जल्दी से विंडो को बंद कर दिया और वो जमीन से लगकर बैठ गई। मैम्या ने कहा, उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे देख लिया उन्होंने, वो सब अंदर आ रहे हैं, वो सब पहले से अंदर आ रहे थे, शायद उसे
पता चल गया, हाँ हम मर जाएंगे, हम सभी मर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती, मैं इतने जल्दी मरना नहीं चाहती। ये सुनकर बीन, पेंचिंग, सांग, पेनन, चियांग, सभी बच्चे डर गए थे बहुत ज्यादा। लिहोसन ने कहा, चलो चलो, हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते, हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते, चलो चलो। लिहोसन ने एक टेबल को लिया और उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। वो उसे वहां रख रहा था, शायद इसीलिए वो रख रहा था कि वो सोल्जर्स इस रूम में घुस ना पाए। हाँ, वो इसीलिए रख रहा था। बेंचिंग ने अपने लड़खड़ाते हुए पैर से उस टेबल से उतरी, उस डेस्क से उतरी, और वो निहोसन के साथ उन डेस्क को दरवाजे की तरफ रखने लगी, ताकि वो सोल्जर दरवाजे तोड़ के तो कहीं घुस ना जाए। इसमें उनका साथ जियांग, मैम्या सभी दे रहे थे। विंग नहीं दे रहा था, और सभी ने उसे परेशान भी नहीं किया, क्योंकि वो सभी देख रहे थे विंग बहुत ज्यादा कांप रहा था। वो अजीब अजीब बातें कर रहा था, बहुत अजीब अजीब, जो कि उसके मुंह से वो सब सुन नहीं पा रहे थे, और उनके पास सुनने का वक्त भी नहीं था। उन सभी को बचना था और विंग को भी बचाना था, जिस वजह से वो सब विंग की बातों को सुन नहीं सकते थे। उन सोल्जर के हेड ने उन सोल्जर से कहा, वो बच्चे मुझे जिंदा चाहिए, और वो विभूषण मुझे चाहिए, अपने मेंशन में चाहिए, लेके आओ उसे। वो हमारे क्लैन में आना चाहिए, मुझे अपने क्लैन में वो जिंदा चाहिए, उसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए। सुना तुम सबने? उन सोल्जर्स ने कहा, यस बॉस। ये कहकर उन सभी सोल्जर्स ने अपने वॉकी टॉकी को रख दिया, और वो दौड़ते हुए इस क्लासरूम में आ गए, क्लास नंबर 9 में आ गए। उन सोल्जर्स ने दरवाजे को पीटते हुए कहा, दरवाजा खोलो, वरना हम गोली चला देंगे। ये सुनते ही जो डेक्स, न्यूज एंड बेंचिंग रख रहे थे, वो सब पीछे आ गए। दरवाजे के खड़खड़ाने की आवाज से वो डेस्क हिलने लगे थे, क्योंकि वो सभी सोल्जर धक्का दे रहे थे। लिटरली वो सभी धक्का दे रहे थे जिससे कि दरवाजा टूट जाए, पर वो दरवाजे पे लॉक लगा था। न्यूसन बहुत डर गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो इधर उधर किसी चीज को ढूंढ रहा था, ताकि वो खुद सेव हो सके और बाकियों को वो सेव कर सके। उसे एक भारी सी चीज दिखाई दी। उसे नहीं पता कि ये चीज क्या है, फिर भी उसने उस चीज को लिया। वो बहुत भारी थी। उसने उस कांच के विंडो को तोड़ दिया, और उधर से जो शीशे गिरे, जो कांच गिरा, उसको अपने हाथ में ले लिया। उसने चिल्लाकर कहा, स्टॉप स्टॉप, वहीं रुक जाओ। तुम सब हमें पाना चाहते हो ना, हमें हमें यहाँ से ले जाना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम सब अंदर आए तो हम खुद को मार लेंगे। उसने खुद के गले पे उस कांच के टुकड़ों को रख दिया और उसे दबाने लगा। उन सोल्जर ने देखा, उसने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। न्यूसन ने कहा, हम करेंगे, अगर तुम लोगों हमारे पास आए तो हम खुद को मार देंगे, हम मार देंगे खुद को। ये सुनकर वो गार्ड्स डर चुके थे। फ्रैंकलिन ने देखा, उसने भी एक कांच के टुकड़े को ले लिया और उसने अपने हाथ में रख दिया। उसने कहा, तुम सब अंदर आए तो मैं खुद को मार लूंगी, आना मत। वो सभी डर की वजह से डेस्क के पीछे छुप गए थे, और वो सब ऐसा कह रहे थे। उन सभी ने अपने हाथों में एक एक कांच का टुकड़ा लिया था, जो अपने स्किन में सब घुसाए जा रहे थे। लिटरली वो सब अपने स्किन में घुसाए जा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो सब क्या कर रहे हैं। वो सब इतने डरे हुए थे, पर उन गार्ड्स के ऊपर शायद ये असर हो रहा था। पर उन गार्ड्स के हेड ने कहा, तुम सब रुक क्यों गए हो? हाँ, तुम सब रुक क्यों गए हो? वो बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो खुद को मार नहीं सकते हैं। हमें विशाल को यहाँ से ले जाना है, और इन सभी बिलियनियर ब्रैट को यहाँ से ले जाना है। चलो, दरवाजा तोड़ो, हटाओ इन सबको, डेस्क को यहाँ से।
अपने बॉस का ऑर्डर पाते ही उन सोल्जर्स ने कहा ओके बॉस, और वो उस डेस्क को हटाने की कोशिश करने लगे। एक सोल्जर ने उस कांच के विंडो को तोड़ दिया था जो दरवाजे के बगल में थी, और वो वहां से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। विंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये आवाज सुनकर तो वो और भी ज्यादा डर गया था। बंकिंग ने विंग को एक डेस्क के पीछे छुपा दिया था जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहती थी विंग को कोई यहाँ से ले जाए, क्योंकि वो सब विंग को ही पाना चाहते थे ना। और वो नहीं चाहती थी कि विंग इतना कमजोर हो जाए कि इन सब के हाथ लग जाए। वो नहीं चाहती थी कि विंग के पैनिक अटैक फिर शुरू हो जाए। वैसे भी विंग अजीब अजीब बातें कर रहा था, बड़बड़ाया जा रही थी, ना जाने क्या वो बड़बड़ा रहा था। और वैसे विंग के लिए बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो बहुत ज्यादा कंसर्न थी विंग के लिए। वो नहीं चाहती थी कि विंग को ये सब ले जाए, और उसके होते हुए तो कभी भी नहीं। विंग लगातार अपने मॉम डैड को बुलाया जा रहा था, मॉम मॉम प्लीज 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 मॉम आ जाओ, प्लीज मॉम आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आपके विंग को बहुत डर लग रहा है, आपका विंग इतना इतना स्ट्रांग नहीं है मॉम, प्लीज 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 मॉम, डैड डैड प्लीज आप आ जाओ। वो ऐसे कह रहा था, इन शब्दों को वो बार बार किसी चैंट की तरह दोहराया जा रहा था। वो चैंटिंग कर रहा था इन शब्दों के। ये शब्द मात्र एक शब्द नहीं थे, उसकी लाइफ लाइन थे। उसके मॉम डैड उसके लाइफ लाइन है, और वो अपने लाइफ लाइन को बार बार दोहराया जा रहा था। वो सोल्जर अंदर आने की कोशिश करने लगे। बैंकिंग ने कहा स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वरना मैं खुद को मार लूंगी, देखना मैं खुद को मार लूंगी। और सोल्जर ने कहा तुम सबके हाथ रुकने नहीं चाहिए, वो सब कितना भी कहें वो सब खुद को नहीं मारेंगे, आखिर बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। हटाओ इन डेस्क को यहाँ से। मेहो सेन, बैंकिंग, जियांग, मैम्या, वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ गले पे उस कांच के टुकड़े को रखा हुआ था, जैसे कि वो सब सोल्जर आए तो ये तुरंत खुद को मार दें। शायद इसलिए, हाँ इसीलिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन सोल्जर्स के हाथों वो पकड़े जाए, ना जाने उनके साथ क्या हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो अपने मॉम डैड को इनके हाथों ही अपने मॉम डैड को मरते हुए देखा है, तो वो सब नहीं चाहते थे कि इन्हीं के हाथों वो पकड़े जाए। वो सब बस तैयार थे कि वो सोल्जर अंदर घुसे और ये खुद को जान खत्म कर दे, खुद की जिंदगी को खत्म कर दे। वो सोल्जर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, पर अचानक से उन दरवाजा खोलने की आवाज, डेस्क को हटाने की आवाज अचानक से गोलियों की आवाज में बदल गई, गनशूट की आवाज में बदल गई, और उन सोल्जर्स की चिल्लाने की आवाज में बदल गई। लगातार गोलियों की फायरिंग हुई जा रही थी। ये देखकर विंग, बेंचिंग, बेनिन्योस एंड जियांग सभी बहुत ज्यादा डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। उन सभी ने खुद को सिकोड़ लिया था, खुद के बॉडी को सिकोड़ लिया था, पर उनके हाथ से वो कांच का टुकड़ा गिरा नहीं था। नहीं, उनके हाथ से वो कांच का टुकड़ा नहीं गिरा था। वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अचानक से सब शांत हो गया, सारे तरफ सन्नाटा छा गया। बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। बादल गरजने लगे। बादल ने भी करवटें ले ली, मौसम ने भी करवटें ले चुकी थी। झमाझम बारिश की आवाजें उन सबके कानों में सुनाई दे रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा था इतने इतने मौतों को देखकर। हवाएं चल रही थी, पक्षियों के चहचहाने की आवाज भी बंद हो गई थी। उस सन्नाटे की आवाज हर जगह गूंज रही थी, एक सू सू की आवाज सारी तरफ गूंज रही थी। लेकिन फिर से उन दरवाजों को खोलने की आवाज करने लगी, जिससे हाथ में उनके कांच के टुकड़े ढीले हो गए थे। उन कांच के टुकड़ों से को उन सभी ने कस के फिर टाइटली पकड़ लिया, और न्यूसेन ने कहा अंदर मत आना, अंदर मत आना, अंदर मत आना, नहीं तो हम खुद को मार लेंगे, हम मार लेंगे खुद को। दरवाजे के उस तरफ कुछ सोल्जर्स थे, और एक पर्सन उस कॉरिडोर में चल के आ रहा था। एक नहीं, एक पर्सन आगे चल के आ रहा था, उसके पीछे दो पर्सन और थे।
वो सभी चल के आ रहे थे। उन सोल्जर्स ने कहा, प्रेसिडेंट, बच्चे दरवाजा खोलने नहीं दे रहे हैं। वो सभी कह रहे हैं कि अगर हमने दरवाजा खोला तो वो खुद को मार देंगे। शायद बच्चे बहुत डर गए हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लैन वांगी ने कहा, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें डराना मत, शायद वो हमसे डर गए हैं, दरवाजा खोलो। उस सोल्जर ने कहा, प्रेसिडेंट, मुझे लगता है बच्चे सच में बहुत ज़्यादा डर गए हैं। अगर हमने दरवाजा खोला तो वो खुद को मार देंगे। उन्होंने खुद के हाथ में कांच का टुकड़ा ले रखा है। ये सुनकर प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। प्रेसिडेंट को पीछे छोड़ते हुए ली मिंजी दौड़ कर आगे गए और वो उस कांच के टूटे हुए विंडो से उस रूम में देखने की कोशिश करने लगे। पर वहाँ तो डेस्क लगा था ना, वो साफ तरीके से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पर उन्हें अपने भाई के हाथ थरथराते हुए दिखाई दिए। उस छोटी सी कांच के टुकड़े में से उसे दिखाई दी। तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। निमिंजे की आंखों से आंसू निकल गए। प्रेसिडेंट वहां आए। उन्होंने कहा, कुछ भी करके हमें उन्हें बचाना होगा, दरवाजा खोलो। निमिंजे ने कहा, हुसैंग, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो हुसैंग। ये आवाज हुसैंग के कानों में गई। जो अब तक वो कांप रहा था, उसी जैसे ये आवाज किसी मैजिक की तरह उसके कान में गूंज गई। उसे ये जानी पहचानी आवाज लग रही थी। हाँ, उसे वो जाने पहचानी आवाज लग रही थी। फिर भी हुसैन ने सोचा, शायद ये ट्रैप है, शायद ये ट्रैप है। हाँ, ये ट्रैप है, ट्रैप है। हुसैन ये सोच रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं जानता हूँ, तुम सब तुम सब तुम सब वही सोल्जर हो, वो उसी क्लाइंट के सोल्जर हो जो हमें ले जाना चाहते हो। तुम चाइना के नहीं हो, नहीं, तुम चाइना के नहीं हो। क्योंकि उन सोल्जर्स ने मिस्टर लैन वांगजी के सोल्जर्स के ड्रेस पहने हुए थे, यूनिफॉर्म पहना रखा था, जिस वजह से ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मिस्टर लैंड का रियल सोल्जर तो ये हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे वो मान लेते थे? कैसे? इतने देर से जिन सोल्जर्स को देखते हुए आए हैं वो इन्हीं की तरह तो लगते हैं। फिर वो कंफ्यूज क्यों न थे? क्यों कंफ्यूज न होते? कंपेयर क्यों नहीं करते? करते ना, खुद की जान बचाने के लिए आखिर करते, कोई भी करता। आखिर बिलीव कैसे कर लेते कि ये रियल चाइना के सोल्जर हैं, रियल मिस्टर लैंड के सोल्जर हैं। न्यूटन ने दरवाजा नहीं खोला उसने दरवाजा। वैसे भी वो दरवाजा टूट ही गया था, खोलने की जरूरत ही क्या थी? बस उन डेस्क की वजह से वो सब अंदर नहीं आ पा रहे थे। नी मिंजे ने कहा कि क्या वो मुझे भरोसा नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट, वो मुझे भरोसा नहीं कर रहा है। नी मिंजे उस कांच के टूटे हुए विंडो से पीछे पलटते हुए प्रेसिडेंट टैन से कहा, प्रेसिडेंट, वो भरोसा मुझ पे नहीं कर रहा है, उसे लग रहा है मैं कोई और हूँ। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा, तो उसे विश्वास दिलाओ कि तुम ही हो उसके ब्रदर। नहीं मिंजे, तुम उसके ब्रदर हो, उसे विश्वास दिलाओ। नहीं मिंजे दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने कहा, हुसैन, दो देखो, मैं हूँ, गगा आए हैं। उसने अपने रोते हुए आवाज से ऐसा कहा। ये सुनकर निहोसांग के पैर अचानक से जमीन पे उतर गए। वो धीरे धीरे चलता हुआ गया। बेंचिन ने उसे रोकते हुए कहा, हुसैन, तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ मत जाओ, वो सब वही सोल्जर है, ये ट्रैप है। हुसैन के बाहर मत जाओ, ये ट्रैप है, दरवाजा मत खोलना। फिर भी बेंचिन की वॉइस को अवॉइड करते हुए हुसैन दरवाजे के पास गया। उसने उस डेस्क को हटा दिया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलकर उसने अपने ब्रदर को देखा, बिग ब्रदर को देखा, जिनका फेस हमेशा कूल रहता है, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। उनके भाई की आंखों से आज आंसू निकल रहे थे। ये देखकर न्यूसेन की दोनों आंखों से आंसू और भी ज्यादा रुकने लगे। उसने नी मिंजे पे
कस के हक कर लिया। उसने नी मिंजे को कस कर हक कर लिया और उसने कहा, ब्रदर ब्रदर आप आ गए, ब्रदर आप आ गए, आई मिस मॉम डैड आपको पता है ना मॉम डैड। ये कहकर उसने अपने भाई के बाहों में खुद को समेट लिया। हुसैन ने कहा, मैंने डैड के प्रॉमिस को निभाया, डैड के प्रॉमिस को निभाया ब्रदर। वो ऐसे नी मिंजे को कहने लगा। नी मिंजे ने अपने लिटिल ब्रदर को कसकर अपने बाहों में जकड़ लिया। वो सोल्जर अंदर घुस गए और वो विंग बेंचिंग लियो सेंग जियांग के पास जाने की कोशिश करने लगे, पर मैम्या बेंचिंग वेनलिन जियांग ने खुद को उन सोल्जर के पास आने से रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम यहाँ आओ मत, मैं खुद को मार लूंगी अगर तुम सब यहाँ आना मत, यहाँ आना मत। उन सोल्जर ने खुद के आईडी कार्ड को उन बच्चों की तरफ किया जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, कहाँ पर रहे थे, और दिखाते हुए कहा, प्लीज मैम आप ये देखिए, हम मिस्टर लैंड के सोल्जर्स हैं, हम मिस्टर लैंड के सोल्जर हैं, हमारे आईडी कार्ड को देखिए। उन्होंने अपने आईडी कार्ड को बेंचिंग के पास खिसका दिया। बेंचिंग ने उस आईडी कार्ड को देखा, जैसे उसका दिल जैसे एक भारी बोझ था, एक भारी बोझ उसके दिल पे था कि वो मर जाएगी आज वो मर जाएगी। उसे आज तो लगा उसने मौत अपने आंखों के सामने देख लिया है। उसका दिल जैसे हल्का हो गया, वो डेस्क से उतर गई और वो आगे चल के आई। सभी को विश्वास हो गया था कि हाँ 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 ये वही है। सभी बच्चों को विश्वास हो गया था कि यही मिस्टर लैन वांगजी के सोल्जर हैं जो उन्हें बचाने के लिए आए हैं। बेंचिंग ने रोते हुए कहा, हम बच गए, हमें रेस्क्यू किया जा रहा है, हम बच गए। उसने ये रोते हुए कहा। वो रोते रोते बैठ गई थी। हाँ, बेंचिंग रोते रोते बैठ गई थी जमीन में। उसकी खुशी के आंसू निकल रहे थे कि वो बच गई। हाँ, वो बच गई। उसे अब लग रहा था वो बच गई। मिस्टर लैन वांगजी उस दरवाजे से अंदर आए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस दरवाजे से अंदर आए और उन्होंने सारे बच्चों को देखा। उन्होंने इन बच्चों को उस तस्वीरों में देखा है, पर उनकी नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थी। जियांग उस डेस्क से नीचे उतर गया जहां वो बैठा हुआ था। उस डेस्क से नीचे उतर गया और वो चल के आ रहा था, पर वो उसके पैर लड़खड़ा गए। वो गिरने ही वाला था, पर प्राइम मिनिस्टर शू ने उसको थाम लिया और जियांग वहीं बेहोश हो गया। सभी बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा था। सभी को उस भारी बारिश में बाहर ले जाया जा रहा था। सभी बच्चों को बाहर ले जाया जा रहा था। वो पूरा क्लासरूम खाली होते जा रहा था धीरे धीरे, पर प्रेसिडेंट की नजरें तो किसी को ढूंढ रही थी, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढ रही थी जिसे बचाने के लिए वो आज यहाँ आए। वो आज इस अजीलिया के 9th क्लास में खड़े हुए हैं उस पर्सन के लिए, पर उनके आंखों के सामने वो पर्सन नहीं है। प्रेसिडेंट लैंड ने कहा ली मिंजे से, विंग कहाँ है? ये सवाल बेंचिंग के कानों के पास गई। बेंचिंग ने कहा, विंग वहाँ है। उसने अपने हाथों से एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहा, एक डेस्क के पास कोई पर्सन छुपा हुआ है या उसे हाइड किया गया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस डेस्क को हटाने जा रहे थे, पर उनके सोल्जर ने कहा, प्रेसिडेंट हम करते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के सोल्जर ने उस डेस्क को हटा दिया, जिसके बाद एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया प्रेसिडेंट लैन वांगजी को, जिसने खुद को समेट के रखा है और वो कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। उसका कांपता हुआ शरीर मिस्टर लैन वांगजी के सामने था। ये देखकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी का दिल जैसे एक
कांच का टुकड़ा चुभ गया हो, इतना दर्द हुआ। पता नहीं क्यों इस बच्चे के दर्द से उन्हें दर्द हुआ। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का पैर अनकॉन्शियसली उस पर्सन की तरफ बढ़ गया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग, अपने डीप वॉइस में कहा। विंग ने अपने नजरों को ऊपर किया और उसने अपने सामने देखा। विंग तो जैसे किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था। आखिर वो मिस्टर लैन वांग जी को क्यों पहचानता, वो तो जानता ही नहीं है ना इन्हें। पर उसने सामने देखा एक पर्सन जिसे देखकर वो डर गया था। उसने कहा, प्लीज 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 मेरे सामने मत, मेरे पास मत आना। वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी से दूर जाने लगा, बाहर पीछे खिसकने लगा। विंग ने कहा, प्लीज मेरे पास मत आना, मॉम, डैड। ये कहकर वो प्रेसिडेंट लैन से दूर जा रहा था। उसे लग रहा था शायद ये उन्हीं सोल्जर्स में से एक है। विंग दूर जा रहा था। प्रेसिडेंट लैन के पैर अचानक से तेज हो गए। उसने विंग को पकड़ के खींचा और कस के अपने बाहों में समेट लिया। पहले तो विंग ने इस एम्ब्रेस को रेजिस्ट किया, पर इस एम्ब्रेस से उसे वार्म फीलिंग हुई। प्रेसिडेंट लैन ने विंग से अपने सॉफ्ट वॉइस में कहा, विंग, मैं हूँ अंकल कुरान का बेटा, तुम्हारे डैड के फ्रेंड का बेटा। तुम्हें बचाने आया हूँ विंग, मेरे साथ चलो प्लीज। विंग ने खुद को प्रेसिडेंट लैन से दूर किया और वांग जी की आंखों में देखा। विंग की वो नीली आंखों में आंसू थे। वांग जी को वो आंसू विंग के आंखों में ऐसे लगा जैसे समुंदर में लहरें उठ रही हों, और वो लहरें आंसू की तरह विंग के गालों पे बहते हुए जा रही। लगातार वो आंसू विंग के गालों से होते हुए उसे भिगो रहे थे। पता नहीं कितने ही बार वो रोया होगा। विंग की आंखें रोते रोते पूरी स्वॉलन हो गई थी। वो नीली आंखें देखकर, उन रोती हुई नीली आंखों को देखकर प्रेसिडेंट लैन को बहुत ज्यादा दर्द हुआ अपने सीने में, जिसे वो बेयर नहीं कर पा रहे थे। विंग ने फिर से उन बाहों में खुद को समेट लिया और वांग जी को हक कर लिया। उसने धीरे से वांग जी के कानों में कहा, प्लीज सेव माई मॉम डैड, प्लीज। ये कहकर वो बेहोश हो गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे मॉम डैड को बचा लूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वैसे भी मैंने आज का पार्ट बहुत बड़ा बनाया है आप लोग के लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि बड़ा बनाइए, इसीलिए मैंने आज का पार्ट बहुत बड़ा बनाया है। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपने राय को ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।